सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है बॉम्बे टॉकीज में। दोस्तों, आज बॉम्बे टॉकीज प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं साउंड रिकॉर्डिस्ट कमलेश द्विवेदी से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज में आज हम बात करेंगे कि फिल्में बनती कैसे हैं। जाहिर है हम जाते हैं सिनेमाघर में, फिल्म देखते हैं और उसकी कभी तारीफ करते हैं या कुछ कमियां निकाल कर बाहर चले आते हैं। मनोरंजन भी होता है हमारा। लेकिन आप सब ये तो जानते ही हैं कि बहुत बड़ी यूनिट काम करती है, बहुत सारे लोग होते हैं, कैमरा होता है, लाइट होती है, रिकॉर्डिंग होती है, साउंड की रिकॉर्डिंग होती है, विजुअल रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये सब कुछ कैसे होता है, इस सब को बेहतर तरीके से जानने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियोज में श्री कमलेश द्विवेदी जी को। और ये फिल्म प्रभाग में साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं, यानी ध्वनि मुद्रक के तौर पर काम कर रहे हैं और एक लंबा अनुभव है आपका। कमलेश जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सप्रेम नमस्कार रेणु जी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा सप्रेम नमस्कार। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब मैं माइक के इस तरफ बैठा हूँ और आपसे बातचीत कर रहा हूँ। नहीं तो अक्सर मैंने लोगों को उनकी रिकॉर्डिंग की है, मेरी रिकॉर्डिंग के लिए मैं पहली बार दफा बैठा हूँ और ये कुछ विचित्र अनुभव सा लग रहा है मुझे। अनुभव लग रहा है ना? हाँ। तो देखिए, कभी कभी होता है कि रिकॉर्डर भी है ना, वो सोचता है कि अच्छा आप मुझे चला रहे थे, आज मैं आपको चलाऊंगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका बहुत लंबा अनुभव है ध्वनि मुद्रक के तौर पर। कितने वर्षों का अनुभव है लगभग? मैंने करीब मेरी आयु के 14-15 साल की आयु से मैंने शुरू कर दिया था, और बहुत छोटे तौर पे से शुरू किया था मैंने। लोकेशन रिकॉर्डिंग्स वगैरह से शुरू किया था मैंने, जिसमें शस्त्र, जज, मुजरिम और ऐसी फिल्मों को मैंने किया था। और मतलब लोकेशन रिकॉर्डिंग क्या हुई, थोड़ा स्पष्ट करें। लोकेशन रिकॉर्डिंग ये होती है कि कोई भी फिल्म बनाने के लिए जी, या तो फिर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है या फिर लोकेशन पे जाके शूटिंग में रिकॉर्डिंग होती है। तो जब हम लोकेशन पे जाते हैं तो जो भी डायलॉग्स वगैरह होते हैं, जो भी अभिनेता अभिनेत्री वगैरह जो भी कोई होते हैं, तो उनके जो डायलॉग को रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो उसको पहले रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसको वहाँ से लेके स्टूडियो में लेके आया जा सकता है। और या तो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग इंडोर, जिसको शूटिंग बोलते हैं, इंडोर शूटिंग्स होती है या आउटडोर शूटिंग्स होती है। तो इस तरह से हम दोनों प्रकार की शूटिंग्स होती है। और उसी में भी साउंड के भी दो प्रकार होते हैं। जैसे कि लोकेशन रिकॉर्डिंग पे आपने रिकॉर्डिंग कर ली और फिर बाद में जो भी कोई उसके अंदर माहौल है, जैसा भी है, उसको सबको रिकॉर्ड करते चले गए। यानी कि आसपास के वातावरण की जो आवाज है वो प्राकृतिक रूप से नेचुरल लगे, स्वाभाविक लगे, वो रिकॉर्ड करते चले गए। वो रिकॉर्डिंग के लिए तो ऐसा है कि मतलब अगर डायलॉग बेस्ड रिकॉर्डिंग है जी, डायलॉग बेस्ड रिकॉर्डिंग है, और वहाँ का अभी कोई शॉट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें सिर्फ एक अभिनेता या अभिनेत्री का चेहरा दिखाया जा रहा है और बड़ी मतलब दुखद घटना कोई हो गई है या इमोशनल है वो और रो रही है, उस समय कोई हंसने की आवाज पीछे से आ रही है या फिर ट्रेन की जोरदार आवाज जा रही है या कहीं संगीत बज रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस साउंड को अलग कर दे और सिर्फ इसी का रिकॉर्ड करे। और कोई शॉट का एंगल इस तरह से होता है कि सिर्फ अभिनेता दिखे जी, तो पीछे का तो कोई माहौल नजर नहीं आता। और वो साउंड अगर इसके साथ में हुआ तो फिर ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि मतलब उसको अलग किया ही नहीं जा सकता। एक बार कोई चीज मिक्स रिकॉर्ड हो जाए तो उसको अलग नहीं की जा सकती। यानी कि अगर एम्बियंस के आवाज की जो रिकॉर्डिंग हो जाए और साथ में अगर संवाद भी रिकॉर्ड हो जाए तो उसको अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए क्या करते हैं? तो इसके लिए जो डायलॉग बेस्ड फिल्में रहती हैं तो उनको हम लोग वहाँ पे जो भी है जैसा भी है रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको पायलट रिकॉर्डिंग करते हैं। और वो पायलट रिकॉर्डिंग यहाँ पे वापस स्टूडियो में लाई जाती है और स्टूडियो में लाने के बाद में उस अभिनेता को वही फिल्म मतलब जो उसने शूट किया हुआ है उसको स्क्रीन पे दिखाया जाता है। एक बंद कमरा मतलब स्टूडियो होता है और वो रिकॉर्डिश वापस उनको उस आवाज़ को उनके कानों में सुनाता है हेडफोन के जरिए, और वो हेडफोन पे सुनते रहते हैं और फिर वापस वही डायलॉग उस स्वच्छ एटमॉस्फेयर में जहाँ पे कंट्रोल रूम रहता है और उसमें वो रिकॉर्डिंग करते हैं और वो डायलॉग को वापस रिक्रिएट किया जाता है जी, जिससे कि वो सारी आवाज़ें एलिमिनेट हो जाए और फिर सिर्फ शुद्ध इनकी आवाज़ रहे और वो इमोशनल के साथ रहे। वैसे ही आजकल वो दौर भी आ गया है कि ये दौर पहले भी था और अभी भी था, जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी तो एक ऐसे निर्जन जगह पे या स्टूडियो में ले जाते थे जहाँ पे इन सब आवाज़ों को मतलब एक ध्यान में रख के करा जाता था कि मतलब अब ये शॉट लेना है और इसके अंदर कोई दूसरी आवाज़ें नहीं चाहिए, तो लोकेशन ही ऐसी चुनी जाती थी जो शांत हो, कि शांत हो और वहाँ पे ये सारी आवाज़ें नहीं आए, जैसे कि डिस्टर्ब भी ना हो और हम लोग उसको
रिकॉर्ड कर ले और शुद्ध डायलॉग और एटमॉस्फेरिक साउंड आ जाएगा और एक बार में काम हो जाए। एक बार में काम हो जाए। फिर बाद में ये दौर शुरू हुआ कि अभी हर जगह तो ये जैसे कि बड़े बड़े अभिनेताओं को अभी रेलवे की शूटिंग करना है या रोड पे शूटिंग करना है, तो वो दौर अलग था और ये दौर अलग है जी। तो इन सब के लिए और फिर टेक्नोलॉजी भी आ गई थी कि मतलब उस समय जो छप गया वो छप गया। अब कैसा था कि हम उसको ये वापस डबिंग की फैसिलिटी आ गई। डबिंग की फैसिलिटी आ जाने की वजह से कैसा हो गया कि हम लोग उधर ज्यादा ध्यान न देते हुए, ऑन द लोकेशन ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए, हम उनको यहाँ पे जो हो गया रिकॉर्डिंग करके लेके आ गए और फिर घर ये इसमें स्टूडियो में आके वापस डब कर लिया उस साउंड को। अच्छा, उस साउंड को फिर से कर लेते हैं, आर्टिस्ट को आना पड़ता है? आर्टिस्ट को आना पड़ता है और कभी कभी ऐसा रहता है कि अब समझो उसके संवाद बराबर नहीं है या फिर उसमें उनके प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति की डबिंग कोई डबिंग आर्टिस्ट कर लेता है जो कि इसी बात में प्रोफेशनल रहते हैं कि अलग अलग आवाजें भी निकाल लेते हैं और प्लस उनको ये अनुभव भी होता है कि कितनी तरह से इसको मतलब फटाफट इसको सिंक कर लेनी। तो अगर अनुभव ही नहीं है तो देख के और फिर उसको लिप सिंक ही नहीं कर पाएगा कि मतलब उसके साथ में, और काफी समय भी ले लेगा और वो इमोशन भी वापस क्रिएट नहीं कर पाएगा जो कि मतलब लोकेशन पे था। ये जो सिंक वाली बात आप कह रहे हैं वो थोड़ा सा स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि सिंक मतलब ये कि जिस तरह से होठ हिल रहा है वो पता चले कि वो यही शब्द बोल रहा है। उन शब्दों को या उन डायलॉग को आपने जैसे भी आपने देखा होगा कि लिप रीडिंग के समय आप देखेंगे कि अगर आम बोल रहा है तो आ के लिए मुंह खुला और म के लिए बंद हुआ, तो उसी के साथ में, नहीं तो अगर वो क्योंकि ध्वनि और ये पिक्चर वो उस समय जब ये फिल्म का एरा था तो उस समय दोनों चीजें अलग अलग रिकॉर्ड हुआ करती थी। फिल्म एक अलग इक्विपमेंट में रिकॉर्ड होगी और साउंड एक अलग इक्विपमेंट में रिकॉर्ड होगा। अगर फिर उनको यहाँ पे लेके आ गए हम और उसके बाद में आगे पीछे चली तो मुंह कहीं हिलता दिखेगा और फिर साउंड कहीं और सुनाई देगा। तो उन दोनों को जुड़ा हुआ एक साथ में आना ही सिंक रिकॉर्डिंग होती है और वही सिंक होता है। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। ये पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। ला 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 ला, नहीं जिस पे काबू ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। घटा चांद बिजली बरखा पवन में शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में। तारीफ मेरी इतनी करो ना, उड़ने लगूं मैं कहीं आसमां में। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए हाँ हाँ, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
प्यार हो जाएगा। अदा है वो सबसे जुदा है, चाहा है तुमको इसी वास्ते। हम बेखबर हैं, तुम बेखबर हो, उससे है देखो नए रास्ते। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। पुराने ज़माने में जैसे जो आप कह रहे हैं कि साउंड अलग रिकॉर्ड होता था, पिक्चर अलग रिकॉर्ड होती थी, तो वो क्या दौर था? उस समय तो वैसे शूटिंग करना भी बड़ा भारी हुआ करता था, क्योंकि बड़े बड़े म्यूचुअल कैमरा हुआ करते थे जो कि बड़े हाई पावर करंट से चलते थे, और उनको उठाने के लिए, उन कैमरा को ही उठाने के लिए 2 से 3 व्यक्ति लगते थे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। तो उनको रिस्ट्रिक्शन भी बड़ा हो जाता था कि उतना मूवमेंट नहीं दे पाते थे। जैसे आजकल जैसे ट्रॉली शॉट्स वगैरह, ये वो एकदम धड़ल्ले से इधर से कैमरा दौड़ता हुआ वहाँ जा रहा है वगैरह, वो सब फैसिलिटी नहीं थी, तो उनको लिमिटेशन में काम करना पड़ता था। और वैसे ही रिकॉर्डर भी वैसे ही हुआ करते थे कि जिसको कि बड़े ऑप्टिकल रिकॉर्डर हुआ करते थे, जो जिसमें ये उस दौर में मैग्नेटिक साउंड वगैरह नहीं था जी। तो उसमें दोनों में ही फिल्में लगती थी। अच्छा। ये इसमें साउंड फिल्म लगती थी और उसमें फीचर फिल्म के लिए फिल्म लगती थी। तो दोनों के लिए कॉस्टली रॉ स्टॉक हुआ करता था उस टाइम पे। एक आप मानिए कि अगर आप एक स्टिल फोटोग्राफी कर रहे हैं जी, अगर आपने वो रोल वाले कैमरे देखे हो या यूज किए हो तो हाँ, हमारे ख्याल से श्रोताओं ने देखा होगा जो रील वाला होता था, जिसमें गिन के होती थी फोटो, और बहुत हम मतलब कहना चाहिए कि कंजूसी से उसको खर्च करते थे ना। बहुत ही कॉस्टली और कीमती हुआ करता था, क्योंकि एक फ्रेम अगर एक रोल लेने के लिए जाए हम तो 24 से 36 का ही आता था जी। और उसको फिर डेवलपिंग और प्रिंटिंग कराने का खर्च, तो आप सोचिए कि सिर्फ 36 फ्रेम को डेवलपिंग और प्रिंटिंग और उसको खरीदने का खर्च कितना होता था। तो वो अगर फीचर फिल्म बनाना है तो आपको 400 का भी होता था एक मैगजीन और 1000 का भी होता था। तो जनरली एक 400 की मैगजीन हुआ करती थी, तो 400 में पर सेकेंड 24 फ्रेम जाना पड़ता है उस फीचर फिल्म के शूटिंग के लिए। तो उस शूटिंग के लिए आप सोचिए कि 400 फुट का जो मैगजीन लगता होगा तो उसमें कितने फ्रेम जाते होंगे जी। और वो फ्रेम कितना कॉस्टली पड़ता होगा कि उसको खरीदना, फिर उसके बाद डेवलपिंग और प्रिंटिंग, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब तक वो धुल के ना आ जाए तब तक हम एक अंधेरे में ही रहते थे कि क्या छपा होगा, क्या हुआ होगा, कैसा रहेगा। वो कैमरामैन की सांस अटकी पड़ी रहती थी। अच्छा, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो आपने कहा कि जब तक कि वो धुल कर नहीं आता था तो पता नहीं चलता था। तो ये बदलाव अब आ गया है, मतलब अब ये सुविधा हो गई है। तो पहले यही होता था कि आपको पूरी फिल्म बन जाए और मॉनिटरिंग का पता नहीं चलता था कि क्या छपा है। वैसे ही साउंड का भी होता था, क्योंकि साउंड भी ऑप्टिकल इसके ऊपर मतलब एक्सपोज होता था एक्सपोजर लेंस से, और वो बड़े बड़े साउंड रिकॉर्डर हुआ करते थे। फिर जब ये दौर चेंज हुआ और उसके बाद में फिर इक्विपमेंट्स में जरा डेवलपमेंट्स वगैरह और फिर क्या आया, फिर रिसर्च आया, तो नागरा आ गया जी। नागरा इतना पोर्टेबल होता था और उसकी सबसे बड़ी खास बात ये थी कि वो सिंक्रोनाइज विद कैमरा हो सकता है। अब कैमरे में भी डेवलपमेंट हुए, जैसे वो म्यूचुअल कैमरे के बाद में फिर बीएल कैमरा वगैरह आ गए। बीएल कैमरा में सिंक्रोनाइज मोटर लगी होती थी। वो सिंक्रोनाइज मोटर के साथ में एक पल्स रिकॉर्डर को जोड़ा रहता था। अभी भी वही दौर है कि जब आप साउंड अलग कर रहे हैं और पिक्चर अलग चल रहा है, आपका दोनों अलग अलग मशीनों में रिकॉर्ड हो रहा है। तो जब वो पल्स जनरेट करता था और नागरा के साथ में था, तो नागरा के अंदर काम करना भी एक अपने आप में एक चैलेंजिंग ही जॉब था। वो आप सोचिए कि 1 मीटर के अंदर वही मीटर आपको पल्स भी दिखाएगा,
पायलट फ्रिक्वेंसी भी बताएगा, जी। आपकी बैटरी कितनी रिजर्व है वो भी बताएगा, आपका लेवल क्या है वो भी बताएगा। तो आपको समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। अच्छा। अगर एक भी भूल हुई इसमें जी। तो फिर वो मतलब नॉन छूट सिंक जाएगा। चला जाएगा और वो फिर पिक्चर के साथ मैच नहीं होएगा और फिर सारी रिकॉर्डिंग बेकार गई। तो कैसे करते थे ये काम तो आप? वो बड़ा दक्षता के साथ में करना पड़ता था और वही एक नागरा ऐसा था कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड में चले जाओ जहाँ पे जी। बर्फ जमी हुई है तभी भी काम करेगा, और एकदम रेगिस्तान में चले जाओ जहाँ पे 49 का टेम्परेचर है तो वहां पे भी काम करेगा। ये आजकल के डिजिटल इक्विपमेंट उसमें नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन नागरा की एक और बात है, साउंड रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा भी एक वहाँ पे छोटा सा नॉब होता है जहाँ मतलब इरेज भी हो जाता है जिससे रिकॉर्डिंग होती है, और वो बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, उसके बारे में बताएं जरा। वो जनरली रेणु जी मुसीबत ये होती थी कि रिकॉर्डिस्ट एक काम करते करते मैकेनिकल हो जाता था। जी। जैसे ही उसको बोला गया रोल साउंड बोलते ही वो रिकॉर्डिंग में डाल देगा और वो क्वार्टर इंच टेप रिकॉर्डर शुरू स्टार्ट हो जाएगा और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगा। पर उसी रिकॉर्डर पे प्लेबैक शूटिंग होती थी। जी। अब वो जब भी कभी कोई बोले कि रोल साउंड, तो उस समय प्लेबैक शूटिंग हो रही है और एकदम झटके से वो जैसे मैकेनिकली उसने डाल दिया और वो रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया, रिकॉर्डिंग पे चली गई तो वो गाना इरेज होता चला जाता था। वो गाना इरेज हो जाता था। हाँ। और जो इरेज होता था उसी पर नया शुरू हो जाता थी रिकॉर्डिंग। वो हो न हो मगर ये गाना तो गया और आप लोकेशन पे क्या मतलब कर सकते हैं उस समय, क्योंकि हाँ। उसके लिए फिर आपको पूरी तरह से वापस स्टूडियो में आओ, फिर वापस से रिट्रांसफर करो, वो साउंड को लेके जाओ। और मैंने बताया कि उस समय सेट्स बड़े बड़े लगे हुए हैं और बड़े बड़े आर्टिस्ट उसमें इन्वॉल्व है और एक सिटी पे स्टार्ट करना है आपको, और वो और इतना फास्ट काम करना पड़ता है क्योंकि उसमें कोई ये डिजिटल या कोई काउंटर नहीं होता था। जी। आपने बस अंदाजे से, जैसे कि उन्होंने कहा अंतरे पे जाना है या फिर एक फर्स्ट म्यूजिक पे जाना है या थर्ड म्यूजिक पे जाना है, तो आपको तुरंत उस लाइन के ऊपर चले जाना। और ये खाली अभी काफी दूर, क्योंकि लोकेशन के अंदर एक साउंड रिकॉर्डिस्ट एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो परे बैठा रहता है। अच्छा, बहुत दूर। हाँ, बाकी सब उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, आसपास बैठे रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। और साउंड रिकॉर्डिस्ट ही एक ऐसा चुपचाप कोने में बैठा रहता है। तो यहाँ से बस एक विसल के ऊपर वो बोलेगी स्टार्ट, तो वो विसल ही एक इंडिकेशन होता था कि फर्स्ट विसल पे हमको कहाँ जाना है, सेकंड सिटी के ऊपर हमको कहाँ जाना है, या 2 बार बजी तो वापस उसी पॉइंट पे चले जाना है। बस उस अंदाजे के ऊपर वो एक अंदाजे पे जाना पड़ता था और उसको फटाक करके रोल पे ले जाओ अपने पहले पॉइंट पर और फिर प्ले करो। कभी दूसरे पे चले गए तो फिर वो मुसीबत आ गई। ये जो आप बता रहे हैं कि एक सीटी बजे या एक विसल बजे फिर 2 बजे, तो ये जो ग्रामर ही एक तरह से कह सकते हैं, सबका जो है ना वो संकेत का तरीका होगा अपना अपना, तो वो खुद आप लोग बनाते हैं नया, या कुछ इसकी भी फिक्स बात है, कुछ लैंग्वेज है, इसकी भाषा अपनी अलग है कुछ? ये जनरली एक स्टैंडर्ड ही होता था जी। सारे म्यूजिक डायरेक्टर को पता होता था और सारे कैमरामैन और सारे रिकॉर्डिस्टों को पता होता था कि इस सिटी के ऊपर यहाँ जाना है या उस, और कहीं कोई मतलब ऐसी गलतफहमी हो गई या फिर एक नया एक संकेत करना है तो वो म्यूजिक डायरेक्टर और ये डांस डायरेक्टर बैठ के आपस में एक दूसरे से बात करके वापस सेट कर लेते थे। अच्छा, यानी सुविधा अनुसार। हाँ, यानी लोकेशन पर बैठकर आप लोग ये निश्चित कर लेते थे कि किसका क्या मतलब होगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये हमें लगता है द्विवेदी जी कि अक्सर ये गानों के समय ही होता होगा जब रोल साउंड होता है, या किसी और सिचुएशन पर भी? 2 प्रकार की, जैसे मैंने बताया आपको कि 2 प्रकार की शूटिंग्स होती है। एक तो प्लेबैक शूटिंग होती है और एक मतलब साउंड रिकॉर्डिंग शूटिंग होती है। तो उसके अंदर ये 2 प्रकार की अलग अलग शूटिंग है। और जैसे साउंड रिकॉर्डिंग के अंदर भी लोकेशन का जैसे हम बात कर रहे थे लाइव साउंड वगैरह की, तो अब जो इन लोगों ने जैसे लगान फिल्म की हुई या फिर दिल चाहता है फिल्म की हुई, तो इन लोगों ने वो डबिंग कॉन्सेप्ट नहीं रखा इन सब के अंदर। तो उसमें ये सिचुएशन होती है कि जैसे कि उन लोग ने एकदम कच्छ के एकदम गांव में चले गए, कच्छ के गांव में जाके और वहां पे उन्होंने एक गांव ही क्रिएट कर लिया वहां पे, जहाँ पे कोई बाहरी साउंड ना हो। और फिर उसके लिए नए नए प्रकार की वो ट्रॉलियाँ और साउंड जो एकदम मिनिमाइज करने वाली जो साउंड है और कैमरा है और ये जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं जो उनके उपयोग में आते हैं, तो वो सारे हो गए, डेवलप हो गए। तो इसकी वजह से वहाँ पे अगर किसी को अवॉइड करना है तो वो कहानी का थीम ही ऐसा चलता रहता है या फिर उस तरह से रहता है कि जहाँ पे हम लाइव साउंड करके और बिना डबिंग के उसको वापस फिल्म मतलब एज इट इज हम दिखा दें। तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि कितना भी किया किसी भी व्यक्ति ने,
अगर वहाँ पे लोकेशन के ऊपर रोने का साउंड किया है या हंसने का साउंड किया है, तो मैं आपको एक जोक 3 बार सुना दूं तो वो तीसरी बार उस तरह की हंसी नहीं आएगी जी, जो एक फर्स्ट टाइम में आ गई होगी। बिल्कुल। तो वो का वही साउंड आपको रियलिटी में वहाँ पे पिक्चर में मिल जाएगा। यानी ज्यादा वास्तविकता के नजदीक होता है और ज्यादा नेचुरल लगता है। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ। वो मतलब एक उस आर्टिस्ट को भी वापस क्रिएट करने में जो तकलीफ होती है वो नहीं होगी। वो भी नहीं होगी। तो लगान फिल्म आपने बताया कि वो जैसे वहां जाके किया तो लोकेशन की ही सारी उन्होंने रिकॉर्डिंग जो थी ऑडियो वो वैसे ही के वैसे ही इस्तेमाल कर ली। हाँ, बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि इससे बचत होती है, क्वालिटी पे फर्क आता है, या क्या बेहतर क्या होता है? बचत के नाम पे तो मतलब ऐसी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस्ट वाइज तो आपका बढ़ ही जाता है, क्योंकि वो सारी ट्रॉलियाँ, वो सारे इक्विपमेंट, फिर एक नया लोकेशन, और फिर वहाँ पे गांव का गांव क्रिएट करना, और उन सब चीज़ों को वहाँ पे क्रिएट करना बड़ा कॉस्टली हो जाता है। पर यह है कि आपका जो वहाँ पे जो लाइव साउंड मिला हुआ है उसके कंपैरिजन के लिए कोई दूसरा साउंड नहीं है। मतलब उसका कोई भी विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो ये निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिलहाल हमें लगता है कि हमारे श्रोता भी चाह रहे होंगे कि लगान की इतनी बात चल रही है तो लगान फिल्म का एक गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल। तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? तो इस फिल्म का हम वो कोई हमसे जीत न पाए बड़े चलो बड़े चलो, काफी प्यारा गाना है वो। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो कि हार हाँ, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो कि हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो मिट जावे जो टकरावे, चले चलो भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो कोई राह में ना थम जावे, चले चलो टूट गई जब उंगली मुट्ठी, 5 उंगली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो कोई कितना भी बहकावे, चले चलो कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। कभी न दुख झेलेंगे खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे, कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता, धरती हिला देंगे सबको दिखा देंगे, चाहे क्या पर चाहे क्या हम जग पे छाएंगे, अब ये बताएंगे हम लोगों का दर्जा क्या, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो कि हार हाँ, अब बार बार हाँ बोलो यार हाँ, चले हर बेड़ी अब खुल जाए, कि हार हाँ।
पैदल हाँफ नहीं, काँप नहीं, राह में अब तो राही। थकन का सांप नहीं, अब तुझे डसने पाए। वही जो तेरा हाकिम है, जालिम है, की है जिसने तबाही। घर उसका पश्चिम है, यहाँ न बसने पाए। धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, राजा क्या परजा क्या। हम जग पे छाएंगे, अब ये पाएंगे, हम लोगों का दर्जा क्या। जो होना है हो जाए, चले चलो चले चलो, अब करना कोई झुकावे। चले चलो, कोई हमसे जीत न पावे। चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे। चले चलो, बार बार हम टूट गई जाओ, बोलो यार हम उंगली उठी, अपनी जीत हो की हार हम बन गई मुट्ठी। दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में हम बात कर रहे हैं कि फिल्म कैसे बनती है और ख़ास तौर से साउंड रिकॉर्डिंग कैसे होती है और किस तरह की चुनौतियां होती हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे पास विशेषज्ञ हैं कमलेश द्विवेदी जी, जो फिल्म प्रभाग में साउंड रिकॉर्डिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। द्विवेदी जी, ये बताइए कि आपके पास लंबा अनुभव है, तो बहुत शुरू से आपने काम करना शुरू कर दिया था और हर तरह से आपने काम किया है। तो ये बताइए कि डॉक्यूमेंट्री बनती हैं फिल्में, जैसे छोटी फिल्में बनती हैं और पूरी फीचर फिल्म बनती है, इन दोनों के काम में और बनाने में खास तौर से क्या फ़र्क है? देखिए रेणु जी, डॉक्यूमेंट्री बने या फिर एनिमेशन फिल्म बने या फिर न्यूज़ मैगजीन हो या फिर फीचर फिल्म हो जी, तो इन सब के लिए इक्विपमेंट भी वही है, टेक्नीशियन भी वही है और सब कुछ वैसा का वैसा ही है। खाली एक बजट में ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी तो बनाने का खर्च और बनाने का सारा जो कुछ परिश्रम वो सेम एक जैसा ही होता है और सारे इक्विपमेंट भी एक जैसे ही होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। क्योंकि रिकॉर्डर को ये नहीं पता है कि ये डॉक्यूमेंट्री है कि पिक्चर फिल्म है या एनिमेशन फिल्म की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, तो वो तो सारे इक्विपमेंट एक ही जैसे रहते हैं। बस खाली ये रहता है कि किसके लिए बजट ज्यादा लग जाता है और किसी के लिए थोड़ा सा कम लग जाता है। बनने में समय थोड़ा कम ज्यादा लगता होगा, लेकिन उन चीजों को इकट्ठा करना और उतने ही विशेषज्ञ जो टेक्नीशियंस हैं उन सबको एकत्र करना, सब कुछ वैसे ही। बिल्कुल। और मैंने देखा है कि अक्सर जो ये फीचर फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्री रहती है जो बड़े ड्यूरेशन की होती है, हम लोग इतनी मेहनत करके सारा का सारा यूनिट मिल के और उसको दिन रात एक करके स्क्रिप्ट राइटर ने स्क्रिप्ट लिखा होता है, डायलॉग राइटर ने डायलॉग लिखे होते हैं, कलाकारों ने परिश्रम किया होता है और सारे लोगों ने मिल के उसकी शूटिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और फिर सारा कुछ किया रहता है। और फिर 2 सेकंड में कोई कह देता है कि अरे पिक्चर तो फालतू थी। बस जबकि परिश्रम एक ही जैसा लगा रहता है, एक बहुत सफल फिल्म के लिए भी और एक फ्लॉप फिल्म के लिए भी। ये फ्लॉप फिल्म और सफल फिल्म की बात चल रही है, तो द्विवेदी जी आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हो जाता है? उतना ही श्रम लगने के बाद भी कोई हिट होती है और कोई पिट जाती है। देखिए, फिल्मों के लिए हर एक फिल्म डायरेक्टर के लिए वो फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और उनके लिए वो अपने बच्चे की तरह होता है जी। और वो चाहते हैं कि मतलब इसको सुपर हिट ही बनाए जी। और अच्छी से अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करे और अच्छे से अच्छा दर्शकों को देने की कोशिश करे। पर पता नहीं क्या होता है कि कभी कभी कोई फिल्मों को लोग बड़ी इससे एक्सेप्ट कर लेते हैं और किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। अभी जैसे काफी जो सुपरहिट फिल्में रही हैं, मेरा नाम जोकर वगैरह, गाइड फिल्म है, उन्होंने भी सारा कुछ निचोड़ अपना जिंदगी का डाल दिया उसमें, मगर पहले दर्शकों ने एक्सेप्ट नहीं किया और फिर बाद में कर लिया। तो वो कब किस चीज को नकार दे और कब किस चीज को अपने सिर पे बिठा ले बताया नहीं जा सकता। यानी कि हम कह सकते हैं कि दर्शकों की जो नब्ज है वो आज तक फिल्म बनाने वाले नहीं समझ सके, कभी नहीं पहचानी जा सकती। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने में और फीचर फिल्म बनाने में आपका खुद का क्या अनुभव है? किसमें आपने काम मतलब अपना वो योगदान दिया और कैसे कैसे बनाया? जैसे फीचर फिल्म के अंदर मैंने जब भी काम किया तो सब कुछ हमको पता होता है कि मतलब अब ये डायलॉग बोलने वाला है, यहाँ से चल के यहाँ आने वाला है, या इस तरह से ये शॉट्स इधर से इधर होगा। सब कुछ अपना एक हाथ में होता है कि मतलब किस तरह से हमको क्या करना है करके।
तो वो पूरा निर्धारित होता है। निर्धारित होने की वजह से हम उसके अंदर ज्यादा कुछ मतलब पजल या कोई जैसे एक कहते कोई हैं भी कंफ्यूजन नहीं रहता कंफ्यूजन है। की बात नहीं रहती है, एकदम स्पष्ट रहता है और सब कुछ। डॉक्यूमेंट्री में कैसा रहता है कि जो हो रहा है उसको पिक्चराइजेशन करना है आपको। अच्छा पर एक खास बात यह है कि मजा डॉक्यूमेंट्री करने में ही आता है। अच्छा। क्योंकि इसमें यह रहता है कि जैसे कि आपको अगर मैंने कहा कि बम्बई शहर देखना है तो आप मेन क्या देख लेंगे, गेट ऑफ इंडिया चली जाएंगी, चंदी रोड चौपाटी चली जाएंगे, महालक्ष्मी मंदिर चले, ऐसे मेन पार्ट में चले जाएंगे जी। पर अगर बम्बई पे डॉक्यूमेंट्री बनाना है तो आपको स्टार्ट टू एंड हर लोकेशन पे जाके देखना पड़ेगा कि इसमें बेटर क्या है। तो आपको एक बारीकी से हर चीज जानने को मिलती है जी। तो मैंने काफी फिल्मों की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की शूटिंग की है। तो जैसे कि नर्मदा रिवर के ऊपर है तो हम अमरकंटक टू भरूच पूरा इसमें मैंने एरियल शॉट्स लिए, तो हेलीकॉप्टर से एक बार परिक्रमा हो गई, फिर हम लोगों ने चलते हुए उसको शूट करते हुए आए नीचे तक, फिर अच्छा। नावों के अंदर शूटिंग करी। तो ये एक बहुत ही रोमांचक करने वाला अनुभव रहता है और एक एक अलग अलग घटनाएं जो बीच बीच में आती है और इतनी सुंदर सुंदर घटनाएं रहती हैं कि जिसको कि याद करके आज भी हम उस दौर में चले जाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के दौरान जो आपको जानने और सीखने के लिए मिलता है वो आपको कहीं और दूसरी जगह नहीं मिल पाता। क्या बात है, वाह। तो चलिए, हमें लग रहा है कि कमलेश जी की कहीं ना कहीं आप उस दौर में पहुंच गए हैं, तो कोई उस समय की यादें ताजा कर ली जाए। ये नर्मदा की शूटिंग के दौरान हमारा एक ऐसा अनुभव रहा है। वैसे तो सारी शूटिंग फीचर फिल्म की हो या फिर दूसरी कोई भी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो, हर शूटिंग के दौरान जो ये एक यूनिट होती है उसमें एक जितने भी अगर अनुभव मैं सुनाने बैठूं तो आपको 52, 53, 54 एपिसोड मतलब न खत्म होने वाले एपिसोड हो जाएंगे वो, और एक से एक रोचक और मजेदार किस्से हैं वो सारे। तो इसी नर्मदा की शूटिंग के दौरान जब हम लोग कान्हा फॉरेस्ट में शूटिंग कर रहे थे और हमको ऐसा लगा था कि एक बाघ वगैरह जंगलों से जुड़ा हुआ है वो सारा, तो एक बाघ की शूटिंग होनी चाहिए। तो हम लोगों को बोला गया कि एकदम सुबह 4 बजे एकदम कड़क ठंड में एकदम उठाया और हमको बोले कि चलिए अभी लोकेशन पे चलना है और वो बाघ की शूटिंग करना है करके। तो हम लोग भी अचानक ही उठे और एकदम जीप में हमको ले जाके और एक जगह जाके जीप रोक दी और कहा कि बस इसके आगे हमको हाथी की सवारी करनी पड़ेगी क्योंकि उसके आगे जीप जा ही नहीं जा सकती और बाघ को नहीं तो बाघ नहीं आएगा मगर जीप से जाएंगे तो। हाँ, बाघ नहीं भी आएगा और प्लस वो ऐसी जगह पे मतलब वहां से शुरू हो जाती कि जहाँ पे रास्ते नहीं है। अच्छा, तो हाथी ही चल सकता है। हाथी के द्वारा ही हम उस जगह को एक्सेस कर सकते हैं जी। तो 2-4 हाथी लेके आए। तो कैमरामैन ने तो कहा कि ये बड़ा ऊंचा जो लंबा चौड़ा हाथी है वो कैमरामैन के लिए बढ़िया परफेक्ट रहेगा ताकि उस पे से एंगल्स वगैरह मिल जाए और ऊंचाई पे से शूट करना आसान होता है जी। अब रिकॉर्डिस्ट को तो ऐसी कोई ये था नहीं, बोला चलो कोई भी इसके ऊपर बैठ जाओ, तो छोटा एक हाथी देके बिठा दिया मुझे। तो मैं भी रिकॉर्डर वगैरह लेके और उसके ऊपर बैठ गया। अब मुझे कभी हाथी पे बैठने का अनुभव नहीं था, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे रोड पे चलते हुए देखते हैं तो एक तो झूमता हुआ सा एक मस्त चाल में चलता है, वैसे ही चाल देखी हुई थी वो। उसने तो जो स्टार्ट करा तो जो छोटा हाथी था वो बहुत फास्ट दौड़ता है। अच्छा। ये तब हमको जाके पता चला और बड़ा हाथी कैमरामैन तो पीछे रह गया, रिकॉर्डिस्ट उसके साथ में एकदम जोर से चला जा रहा दौड़ता दौड़ता वो हाथी, और मैंने कभी उसकी ये उम्मीद नहीं की थी कि मतलब इतना जोर से दौड़ेगा वो। अच्छा। और कितनी बार तो ऐसा बैलेंस जाते थे क्योंकि एक हाथ में रिकॉर्डर माइक और उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था और वो तो एकदम सरपट दौड़ा जा रहा था और उसकी स्पीड तो लाजवाब थी। और दौड़ते दौड़ते एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि मतलब झरने जैसे बरसाती झरने होते हैं तो ऐसे खड्डे नुमा ऐसा ये हो जाता है। हाथी तो उसमें उतर गया। अच्छा। उतर गया और वो जो बाघ था वो और मैं आमने सामने 1 फुट की दूरी पे नजरों से नजरे। रेणु जी माने आप कि मतलब फोटो और पिक्चर में ही अच्छा लगता है वो शेर, जब आंख से नजरें मिले ना तो इतना भयानक, मैं तो खून सूख गया। उसको आंखों में आंखें डाली और वो एकदम एक पोजीशन में आ गया झपटने वाली, आक्रामक हो गया और वो उसके मूवमेंट पे मालूम पड़ेगा और मुझे भी ऐसा लगा कि बस अभी है अपन गए। तब तक वो कोई मतलब ये जो महावत होते हैं बड़ा ट्रेंड होते हैं जी। तो उन्होंने कुछ इशारा किया और वो तो ट्रेंड होते हैं, हाथियों को भी ट्रेंड करके रखा रहता है ऐसी सिचुएशन के लिए उन्होंने। तो वो हाथी जोर से चिंगाड़ा। अच्छा। तो वो जो चिंगाड़ा तो फिर वो बाघ फिर वापस आगे निकल गया, नहीं तो उस दिन तो मेरा पंचनामा हो जाता। ओहो। तो इस तरह के काफी अनुभव है और अच्छे भी रहे बुरे भी रहे। कभी कभी तो ऐसा लगा कि बस बाल बचे हैं और कभी कभी ऐसी चीजें देखने को मिली जैसे सोलर एक्लिप्स है जो कि हम
करोड़ों रुपए खर्चे करते ना रेणु जी, तभी भी हम उन चीजों नहीं को, देख अनुभवों सकते। को हम मतलब एक शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। जो वो देखने का अनुभव है, जो वो लोकेशन पे जाने का अनुभव है, जो वो एक अलग अलग माहौलों में रहने का अनुभव है, तो वो तो मतलब वहां जाने अद्भुत के है। बाद ही मालूम पड़ सकता है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि आपने चाहे नदियां हों या ये इस तरीके की भौगोलिक घटनाएं हों, इन सब पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। किन किन विषयों पर लगभग बना चुके हैं? जनरली मेरा यह सौभाग्य रहा कि एक व्यक्ति अगर चाहे तो हर जगह घूमना भी नहीं कर सकता और नौकरी, ये दोनों चीजें एक साथ में तालमेल बिठा के नहीं कर सकता। साल में एक बार 10 से 15 दिन के लिए आप जा सकते हैं, या फिर जी। एक घूमने फिरने के शौक के तौर पे उतना ही जाके आ सकते हैं और एक पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे और आ जाएंगे। जी। पर डॉक्यूमेंट्री और इनकी शूटिंग की वजह से हमको जैसे नेवी हो गई, आर्मी हो गई, और ये जो जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उन सब में जाने को मिला, देखने को मिला। राष्ट्रपति भवन हो गए या प्रधानमंत्री निवास हो गए, या फिर प्रधानमंत्री के साथ में जो दौरे किए हम लोगों ने, विदेश यात्रा वगैरह, तो उनके साथ में एक बातचीत करने का अनुभव, वो तो एक अद्भुत ही रहा है। और फिर जैसे कि कोंकण रेलवे की शूटिंग हुई है जी। तो कोंकण रेलवे भी हमने बनते हुए उसको देखी है कि रोहा से लेके और मैंगलोर तक, मतलब इंच बाय इंच हम शूटिंग करते हुए गए थे। और उस समय का जो सौंदर्य था और जो हमने वो पटरियों को बिछाते हुए देखा, जैसे मैंने कब बताया आपको कि जैसे पिक्चर फिल्म हम देखते हैं 2 मिनट में भूल जाते हैं कि मतलब ये इसके पीछे कितनी मेहनत हुई होगी। जो मैंने रोहा से लेके और कोंकण रेलवे तक की जो पटरी बिछाते हुए और जो उनको वो काम करते हुए देखा है, एक एक सेंटीमीटर 24 घंटे में बनता था। जैसे पेडने वाली टनल है वगैरह, तो 1 सेंटीमीटर बनाने के लिए उनको 24 घंटे दिन रात काम करना पड़ता था, तब जाके वो पटरियां बिछी और बनी है। एक चैलेंजिंग जॉब था वो सब। और हम बड़ी खूबसूरती से देखते हैं, उसकी खूबसूरती को देखते हैं, खुश होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो श्रम लगा है, जो लोग लगे हैं, उनका हम नहीं देख पाते हैं। और कभी वो रात को सोते हुए कब उस पटरी पे से गुजर जाएंगे, वो भी पता नहीं चलेगा कि मतलब इसको बनाने में लोगों ने कितनी मेहनत करी है। तो वो हमने आंखों से देखी और अनुभव किया है उन सब चीजों का। कोंकण रेलवे भारतीय रेल के लिए अनूठी मिसाल मानी जाती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र होने के कारण रेल निर्माण कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाढ़, भूस्खलन और सुरंगों के गिर जाने के कारण निर्माण कार्य कई बार प्रभावित हुआ था। कोंकण रेलवे भारत के सबसे घनी आबादी वाले शहर मुंबई और मंगलोर को जोड़ने वाली एक कड़ी है। 760 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से गोवा होते हुए कर्नाटक के ठोकूर स्टेशन तक जाती है। कोंकण रेलवे ने मुंबई से मंगलोर तक की लगभग 1127 किलोमीटर की दूरी कम की तथा 26 घंटों की यात्रा का समय बचाया। कोंकण रेलवे सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, बल्कि ये अभियांत्रिकी तकनीकों का एक अद्भुत नमूना है जो लोगों के दिल के बहुत करीब है। तकनीकी विजय के साथ साथ यह विश्वास की एक लंबी छलांग भी है जिसने इस क्षेत्र के लोगों के लंबे समय से संजोए एक सपने को साकार किया। इस वृत्त चित्र के इस झलक के माध्यम से हमने समझ लिया कि कोंकण रेलवे के बनने की जो पूरी प्रक्रिया है वो आपने वृत्त चित्र के माध्यम से दिखाई। और कमलेश जी, आपने जैसे बताया कि आपने एक एक पल उसको बनते हुए देखा है, उसके श्रम को देखा है। दोस्तों, यहाँ पर जाहिर है कि आप भी समझ रहे होंगे कि जब ये डॉक्यूमेंट्री यानी वृत्त चित्र कोंकण रेलवे पर बना होगा तो उसके पीछे भी श्रम लगा होगा। बहुत सुंदर झलक अभी हमने ये सुनी। चलिए, रेल की इतनी बात चल रही है तो ट्रेन का कोई गीत सुन ले। बिल्कुल। और मुझे ये बचपन से बड़ा प्यारा गाना लगता है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। बजा रही है, गाड़ी
देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है बोझ सीने में आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये गा रही है, नग़्मे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, सोचे न पार दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली, देखो वो आ रही है, देखो वो जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले, आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले, जाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए वो हेले, यादें मिटा रही है, यादें बना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी को दे ऐसी है नींद, अच्छा बुरा न देखे, गाड़ी को दे ऐसी है नींद, अच्छा बुरा न देखे, सब है सवार दुश्मन के यार, सबको चली ये लेके, जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउंड रिकॉर्डिस्ट कमलेश द्विवेदी जी से। बहुत लंबा अनुभव है आपका, और जैसा कि इन्होंने बताया कि किस तरह से कोंकण रेलवे को बनते हुए देखा, और एक एक पल पल की जो बातें हैं उनकी निगाहों में हैं, उनकी यादों में हैं, और हर तरह का अनुभव, जैसे आपने कहा कि सोलर एक्लिप हो या कान्हा फॉरेस्ट की बात आपने की। तो द्विवेदी जी, ये बताइए कि कुछ और भी किसी के जीवन पर भी बनाते हैं आप लोग, और उनका क्या अनुभव रहा है आपका? हाँ रेणु जी, जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्रियाँ बनती है तो हर विषय पे बनती है, जैसे एनिमल्स के ऊपर बनेगी, या फिर सोलर एक्लिप्स वगैरह के ऊपर बनेगी, या
फिर जैसे कोई स्मारक भी हो सकता है। हिस्टोरिकल है, वो जी। उनके ऊपर बनी है, सरदार पटेल के ऊपर बनी है, फिर महात्मा गांधी जी के ऊपर बनी है। तो मुझे सच कहूँ तो मुझे तो जो भी ये बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जी। उनके ऊपर जो बायोग्राफिकल फिल्म बनाने से ज़्यादा मुझे रोचक लगा था। जैसे लोकमान्य तिलक जी के ऊपर बनाई थी, सरदार पटेल जी के ऊपर बनाई थी, फिर जी। गांधी जी के ऊपर बनाई थी। तो ये कहाँ पले बड़े, कौन से स्कूलों में गए, किन किन जगहों पे इन्होंने अपने आंदोलन चलाए, कहाँ कहाँ बैठे, कहाँ इनके रहने का हुआ, बारडोली आश्रम जैसे हैं, करमसाद है, ऐसी जगहों पे गया मैं। रत्नागिरी में ये बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उनके घर पे गए जहाँ पे उनका जन्म हुआ। फिर दादा साहेब फाल्के जी हैं, जैसे नासिक वगैरह के अंदर उनके घर पे गए। और मेरा ये वापस एक ये था कि इस मामले में लकी रहा कि जो फर्स्ट लेडी आर्टिस्ट है मंदाकिनी करके, जो दादा साहेब फाल्के जी की सुपुत्री थी, उनसे मेरा साक्षात्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। और काफी लंबी बातचीत मैंने उनसे करी थी और काफी उन्होंने दादा साहेब फाल्के के बारे में अनुभव और उनके जो अंदरूनी बातें थी वो बताई थी मुझे। तो बहुत अच्छा लगा था ऐसा सुनने में। तो चलिए मंदाकिनी जी के बारे में ही बात करते हैं। थोड़ी सी जिज्ञासा हो रही है कि क्या क्या उन्होंने बताया अपने पिता के बारे में। बहुत लंबी बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उस दौरान जो था कि एक जो बीइंग ए लेडी कोई भी काम करना पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने जाके और दादा साहेब फाल्के जी ने जाके और वेश्यालय में जाके वेश्याओं से भी बात करी जी। कि आप आइए, आप पैसे ले लीजिए और हमारे फिल्मों में काम करिए, क्योंकि एक घरेलू महिला कोई भी आने के लिए तैयार नहीं थी। तो मजबूरन उनको वहां पे जाके उनसे सब बातचीत भी कर ली। तब उसकी पड़ोसन ने या उनकी सहेली ने कुछ बता दिया कि नहीं ये तो सब पूरी भारत में फैल जाएगी बात, तू ऐसा ये है ये वो करके, तो उसने भी मना कर दिया। अब इनके लिए कोई चारा नहीं रहता था, तो कोई भी एक पुरुष को स्त्री बना के इनको काम करवाना पड़ता था जी। तो ये कालिया मर्दान के दौरान वगैरह उनको एक ये कृष्ण बनने के लिए था। तो उन्होंने फिर फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया अपनी मंदाकिनी जी को, बेटी को। तो मैंने उनसे वही कहा कि आपका कैसा अनुभव रहा उनके साथ में काम करने का, या फिर आपको मतलब कैसा क्या फील हुआ कि मतलब फर्स्ट टाइम आप है। तो बोलते कि नहीं, उस समय पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे और अपने काम के प्रति एकदम निष्ठावान थे। और जरा मुझे मामा वगैरह मेकअप करते थे, क्योंकि घर सारे घरेलू मेंबर ही होते थे। डेवलपिंग, प्रिंटिंग या जो भी कुछ टेक्निकल चीजें थी वो भी सारे के सारे परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी वगैरह सभी को उन्होंने टेक्निक सिखा रखी थी। तो वो सारे कुछ मिलके ही एक यूनिट हुआ करता था जी। तो ये मंदाकिनी जी उसके अंदर वो रोल कर रही थी। तो बोलते कि जरा सा मैं अपने कांच के सामने मेकअप हुआ था और फिर थोड़ा सा मुंह टेढ़े वेढ़े करके तो इतना जोर से चाटा पड़ा था मुझे। यानी कि उन्होंने अपने हाव भाव थोड़े से बना के शीशे में देखने की कोशिश की और अलग कर दिए। अच्छा। जो चाहिए थे वो छोड़ के और कुछ अलग का मुंह, अभी बच्ची थी वो बेचारी, खुश हो गई होंगी मेकअप करते हुए देख के अपना चेहरा। तो मुंह बना रही थी वगैरह, तो अच्छा चाटा जोरदार पड़ा। वो बोला कि ये कृष्ण का रोल है और इसके अंदर तुमको भाव भंगिमा एकदम जैसे मैं बता रहा हूँ वैसी की वैसी करनी है। और वो फर्स्ट चाइल्ड आर्टिस्ट और लेडी आर्टिस्ट थी जो कि उन्होंने स्टार्ट किया था, फिल्म में काम शुरू किया था। और उनसे बात करने का बहुत अच्छा अनुभव रहा और अच्छा भी लगा कि ऐसे। तो पूरी डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने दादा साहब फाल्के पे बनाई। चिल्ड्रंस दादा साहेब फाल्के, उस ये था कि मतलब दादा साहेब फाल्के के बच्चे वगैरह क्या कर रहे हैं वगैरह। वैसे ही हम लोगों ने सरदार पटेल के ऊपर भी जो बनाई थी। और उसी समय से जैसे हम लोग बायोग्राफिकल फिल्म बनाते हैं तो जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं अपने देश के और उनके ऊपर फिल्में बनी है। जैसे के.आर. नारायण जी हैं, उनके गाँव में जाने का मौका मिला। कोट्यम वगैरह जैसे उनके भाइयों वगैरह के इतने सीधे साधे व्यक्तित्व, मैं क्या बताऊं रिनी जी, मतलब ये डॉक्यूमेंट्री है जो कि आपको उनके एकदम निचले एकदम मतलब वो क्या थे करीब ले जाती है। कितना कुछ जानने को मिलता है उनका कि उन्होंने एक उनके भाई थे, जो भाई और बहन थे वो तो नहीं रहे थे उस समय जब हम उनके घर पे गए थे। तो उन्होंने बताया कि जब स्कूल के अंदर इनको एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए बुलाया। बारे में आप बता रहे हैं? के.आर. नारायण जी के जब एक ग्रुप फोटो के लिए 9 किलोमीटर उनको पैदल जाना और आना पड़ता था, क्योंकि गांव से स्कूल बहुत दूर था।
जाने के लिए उनको 9 किलोमीटर ऑलमोस्ट जाके और आना पड़ता था। उनके पास साइकिल के भी पैसे नहीं थे, तो चल के जाते थे। कभी बस में चढ़ गए तो चढ़ गए, नहीं तो जरा अक्सर उनको चल के जाना पड़ता था। और उनको ग्रुप फोटो के लिए बुलाया गया। तो हम लोग ने भी स्कूल में जाके पूछा कि इनके ग्रुप फोटो में ये कभी भी नहीं दिखते हैं, तो बात क्या है। तो फिर वही बात हमने उनके ब्रदर से पूछी कि ये कभी भी स्कूल के ग्रुप फोटो इतने लगे हुए हैं उस जमाने के, तो एक में भी के.आर. नारायण जी दिखाई नहीं दे रहे। बोलते नहीं, उनके पास में वो ग्रुप फोटो के लिए एक शर्ट पहनना पड़ता था, जो शर्ट नहीं हुआ करता था उनके पास, सिर्फ एक कमर में लपेटने के लिए कपड़ा हुआ करता था। तो शर्ट नहीं होने की वजह से कभी भी वो ग्रुप फोटो में नहीं खड़े रह सके। तो ये सब बातें वहां जानने को मिली। और फिर सेलिब्रिटी के अंदर जैसे धर्म जी के यहाँ पे दादा साहेब फाल्के जब पुरस्कार मिलता है वगैरह, तो उनके पास में जाके और उनके थोड़े अनुभव और ये बनाने के लिए छोटा सा शॉर्ट फिल्म बनानी रहती है, तो जो दिल्ली में प्रदर्शित होती है, तो उनके भी पास में गए थे। और एक खास बात ये थी कि जब मैंने अपना काम की शुरुआत करी थी तो उन्हीं के स्टूडियो से शुरू की थी। अच्छा, मतलब जब आप नौकरी में नहीं थे उसके पहले की? हाँ बिल्कुल, मैं कमर्शियल फिल्म में काम करता था। तो कमर्शियल फिल्म में मैं और कमर्शियल स्टूडियो में काम करता था। तो उनके सनी सुपर साउंड से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो उस समय भी इनका जो धर्म जी का जो बड़प्पन था, मुझे लगता नहीं कि ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति का रहा हो। मैं काम करता था इसलिए नहीं मैं बता रहा हूँ, पर जो इनमें उदारता है, आप मानिएगा कि उस दौर का वो सबसे मेन और बड़ा और अच्छा वेल इक्विप्ड स्टूडियो था, जिसमें कि सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट लगे हुए थे जी। उस दौरान भी उनके यहाँ पे से कोई भूखा नहीं जाता था। उन्होंने अपने यहाँ पे एक कैंटीन रखा था, जिसमें कि वो बोला करते थे कि सारे जितने भी टेक्नीशियन है या जो भी वहां पे आता है तो वो भोजन करके जाएंगे। और आप मानेंगे नहीं, करीब 33 साल के बाद में मैं उनसे इंटरव्यू के लिए लेने के लिए उनके घर पे, वहाँ उनके फार्म हाउस पे गया लोनावाला में। तो उन्होंने उसी अंदाज में, पहचानते तो नहीं थे क्योंकि उस समय बहुत नया नया था, यंग था, तो मेरी शक्ल सूरत और काफी कुछ चेंज हो चुकी थी। और न इतनी, मतलब एज ए बॉस उनसे हम लोग ज्यादा बात भी नहीं करते थे जी। हम ऐसे बड़े फिल्में देख के बोलते थे धर्मेंद्र ने ऐसा कहा वैसा कहा, पर जब धर्म जी करके उनके सामने जाना पड़ता। तो वहाँ पे वो लोनावाला गए और उनके फार्म हाउस में गए, तो उसी अंदाज में एकदम जो आत्मीयता से मिलते हैं, और उन्होंने हमारा स्वागत किया हमारी यूनिट का। और पहले ही जाते से ही पूछा कि आपने चाय नाश्ता करके किया कि नहीं। अच्छा। और उन्होंने पहले हमको बोला कि शूटिंग वूटिंग तो होती रहेगी, पहले चाय नाश्ता कीजिए। और चाय नाश्ता कराने के बाद में उन्होंने बड़े खुल के, और जैसे कि ऐसा लगा ही नहीं कि इतने बड़े व्यक्ति हैं जी, और इतने महान व्यक्ति हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं या उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे उन्होंने अपना साक्षात्कार दिया और फिर बोला कि आप जाने के पहले हमको बिना बोले वो गए अंदर और किचन में जाके बोल के आ गए, सब खाना खा के जाएंगे, इनको रोटी छोटी खिलाना भाई, ऐसा बोल के गए। और उन्होंने बोला बिना रोटी खाए आप जाना मत, और उन्होंने वही भोजन करवा के वापस भेजा। ऐसा जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। धर्मेंद्र जी की इतनी बात चल रही है तो फिर उनके बिना गीत के कैसे आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे उनका वो पल पल दिल के पास तुम रहती हो, उसका मेन जो आप देखेंगे ना, क्योंकि हम लोग वो टेक्नीशियन है, तो लोग कैसे रहते हैं कि एक बार फिल्म देखी और छोड़ दिया, मतलब गाने के ऊपर ध्यान दे दिया या बोलों के ऊपर ध्यान दे दिया। हम लोग जब देखते हैं तो वो सब तरफ से, यहाँ कैमरा रखा होगा, यहाँ पे ये रखा होगा, इधर से ये ट्रॉली गई होगी, तो उस हिसाब से देखते हैं। तो आप देखिए कितने मतलब लाइनों के अंदर वो पल पल दिल के पास जो गाना है, उसमें देखेंगे तो वो जब कोई एक लाइन बोल रहे हैं तो उसके अंदर वो अंधेरे में और अचानक स्विच ऑन हुआ और वो अंधेरे के अंदर से एकदम अपीयर हुए, तो बहुत ही सुंदर पिक्चराइजेशन किया हुआ और वो गाना मुझे काफी पसंद है। पल पल दिल के पास
आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन अभी आप सुन रहे थे साउंड रिकॉर्डिस्ट कमलेश द्विवेदी से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।